चेंज जब भी देखो आता है ना, वो पेनफुल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल के लेवल पे आए, समाज के यानी सोसाइटी के लेवल पे आए, या फिर देश के लेवल पे आए। लेकिन देखो उससे भी ज़्यादा पेनफुल चीज़ ये होती है, जैसा चल रहा है चलने दो और वहीं पे फंस के रह जाओ। मैं आपको एग्जाम्पल्स की सहायता से बताता हूँ। जैसे देखो, समाज से ना सती प्रथा को रिमूव करना था, आसान नहीं था, पेनफुल प्रोसेस थी। राजा राम मोहन राय ने काफ़ी संघर्ष किया, दूसरे लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके सती प्रथा को समाज से रिमूव किया गया। चेंज आया लेकिन पेनफुल प्रोसेस थी। अगर चेंज नहीं आता तो और भी ज़्यादा पेनफुल होता। उसी प्रकार से कितनी हजारों लाखों जो महिलाएं हैं सती बन के अपनी जान देती रहती, कितना पेनफुल होता। समझे पॉइंट को? आप इंडिविजुअल के लेवल पे देख लीजिए। अब कोई पर्सन है, अपनी जॉब से खुश नहीं है, जहां पे अभी वो जॉब कर रहा है ना, वो खुश नहीं है, सैलरी कम है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है काम में बिल्कुल भी, तो उसको ना चेंज करना पेनफुल रहेगा। नई जॉब की तैयारी, नए जॉब के लिए अप्लाई करना, स्विच करने के लिए इंटरव्यूज देना, नई सर्टिफिकेशन हासिल करना, प्रोसेस आसान नहीं है, थोड़ी पेनफुल है। लेकिन देखो उससे भी ज्यादा पेनफुल है कि वो पर्सन वहीं पे फंस के रह जाए जहां पे वो बहुत ज्यादा घुट घुट के जॉब कर रहा है। समझ गए? इवन देश के लेवल पे भी आप देख लीजिए, रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स 1990-91 में, पेनफुल था, काफी विरोध हुआ था। लेकिन अगर वहीं पे हम फंस के रह जाते, रिफॉर्म्स नहीं लाते, तो आज देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी खराब होती। समझ गए कोर्ट को? आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 मार्च है आज की डेट। आज 3 अच्छे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, चाइना वांट टू बी सुपर पावर है, लेकिन देखो चाइना ना अभी सुपर पावर बनने के काबिल नहीं है। काफी सारे एग्जाम्पल्स राइटर देते हैं। दूसरा आर्टिकल देखो टीबी कंट्रोल से संबंधित है देश में। और आज का तीसरा आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ साउथ के बीच में डिवाइड की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज देश के ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के बीच डिवाइड की बात हम करेंगे इकोनॉमी के मामले में। चलिए इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, चाइना का स्टेटस ना आज के समय में वांट टू बी सुपर पावर का है। मतलब यूएसए को रिप्लेस करके चाइना वर्ल्ड में एकमात्र सुपर पावर बनना चाहता है। और इसी दृष्टिकोण से पिछले साल चाइना ने ना मिडिल ईस्ट के 2 आर्क राइवल, ईरान और सऊदी अरेबिया, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, दोनों के बीच में भी फाइट है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की, दोनों के बीच में मीडिएशन करवाया था चाइना ने, समझौता करवाया था। जब ये पीस एग्रीमेंट ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, जिसको मीडिएट करवाया चाइना ने, जब ये दुनिया के सामने आया ना, तो ये देखो एक प्रकार से डिप्लोमेटिक कू के समान था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मीडिएशन की सहायता से चाइना ने ना ये दिखाने की कोशिश की कि देखो मिडिल ईस्ट में हमारा कितना इन्फ्लुएंस है। हमने उन 2 पावर्स के बीच में मीडिएशन करवाया जो काफी समय से लड़ रहे थे, क्योंकि इससे पहले ना यूएसए का ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था मिडिल ईस्ट में और यूएसए ही ज्यादा इन्वॉल्व था। लेकिन चाइना ने यह कर दिखाया कि देखो हम भी इन्वॉल्व है मिडिल ईस्ट में, हमारी भी चलती है, हमारी भी विभिन्न देशों के ऊपर लिवरेज है, मतलब हमारी बात बड़े बड़े देश मानते हैं। इसके अलावा देखो 2023 में हांगकांग में ना चाइना बैक्ड इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। कहां पे? हांगकांग में इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लिंक्ड है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारे देश अल्जीरिया, बेलारूस, कंबोडिया, जिबूती, इंडोनेशिया, लाओस, पाकिस्तान, सर्बिया, सूडान, ये सब सिग्नेटरीज थे जब इस मीडिएशन सेंटर से संबंधित पहली स्टेटमेंट जारी की गई। ये क्या है? ये भी चाइना का देखो एक प्रयास है, एक एफर्ट है, ना सिर्फ घर के अंदर यानी चाइना के अंदर, बल्कि पूरे वर्ल्ड में चाइना को ऐसे शो किया जाए कि हम देखो पीस में विश्वास रखते हैं, बजाय यूएसए तो विभिन्न देशों में इंटरवेंशन कर देता है। जैसे यूएसए ने इराक के अंदर इंटरवेंशन किया, अफगानिस्तान के अंदर किया, लीबिया के अंदर किया, लेकिन हम किसी देश के इंटरनल अफेयर में इंटरवेंशन नहीं करते, इंटरफेरेंस नहीं करते। हम तो पीस में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम मीडिएशन करवाते हैं। चाइना यह शो करने की कोशिश कर रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड को।
जब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस एग्रीमेंट चाइना ने साइन करवाया था ना, तो चाइना की स्टेट मीडिया ने चाइना की बहुत तारीफ की कि देखो हमारा देश कितना बढ़िया काम कर रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, जबकि यूएस से तो लड़ाई करवाता है। राइटर ये भी कहते हैं कि आज देखो मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देश चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हैं, इजराइल को छोड़ के, जो देखो अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें। इसके बाद असली पक्ष सामने रखते हैं राइटर। राइटर कहते हैं देखो जो हेजमन होता है ना पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड का दादा जो आज के समय में यूएसए है, जैसे मोहल्ले का दादा होता है जिसकी मर्जी के बिना मोहल्ले में पत्ता भी नहीं हिलता, उसी प्रकार का यूएसए का रोल है पूरे वर्ल्ड में आज के समय में सुपर पावर का, हेजमन का। हेजमन देखो वो देश बनता है जिसके पास में पहली चीज कैपेबिलिटी होती है। क्या चाइना की मिलिट्री, चाइना की इकोनॉमी आज यूएसए से ज्यादा मजबूत है? इसका आंसर है नो। आज भी यूएसए से ज्यादा मजबूत नहीं है चाइना की इकोनॉमी या चाइना की मिलिट्री। उससे ज्यादा दूसरी बड़ी चीज, हेजमन और सुपर पावर देखो वो देश बनता है जिसके अंदर विल होती है एक्ट करने की। विल मतलब इच्छा शक्ति। अब देखो दो लोग हैं, ए और बी। ए कम पावरफुल है, लेकिन ना ए लड़ने से हिचकिचाता नहीं है, एक्शन लेने से हिचकिचाता नहीं है। मतलब इच्छा शक्ति है ए की लड़ने की, एक्शन लेने की। बी ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो एक्शन ही नहीं लेता, वो लड़ता ही नहीं है। फायदा क्या फिर इस चीज का? उसी प्रकार से देखो चाइना वैसे यूएसए से ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा यूएसए के पास में ना विल पावर है एक्शन लेने की। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे देखो येमेन के जो हौथी रिबल्स हैं ना, ये आने वाले शिप्स को तंग कर रहे हैं रेड सी में, तो इस वजह से मेडिटेरेनियन सी में जो सामान जाता है वो सारी सप्लाईज प्रभावित हो रही है। यहां पर स्वेज कैनल से जो भी माल जाता है, तो ना अब इस चीज के अगेंस्ट यूएसए ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन प्रोस्पर्टी गार्डियन। इसी टाइप का ऑपरेशन है जो यूएसए ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ताकि हौथी रिबल्स को यहां से गुजरने वाले शिप्स को निशाना बनाने से रोका जा सके। अब सोच के देखिए यूएसए ने यहां पे क्यों एक्शन लिया? क्योंकि यूएसए के पास में आज के समय में सुपर पावर स्टेटस है। वर्ल्ड में कुछ भी गलत होगा तो यूएसए ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाएगा और उसे ठीक करेगा। लेकिन चाइना में विल पावर ही नहीं है। चाइना ने कुछ किया हौथी रिबल्स को रोकने के लिए? चाइना ने हौथी रिबल्स के खिलाफ एक स्टेटमेंट तक नहीं दी कि भैया तुम ऐसा मत करो। लेकिन यूएसए यहां से बहुत दूर है, फिर भी यूएसए ने एक्शन लिया, अपने साथी देशों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया हौथी रिबल्स को ठिकाने लगाने के लिए। तो चाइना में विल पावर का अभाव है। चाइना को पता क्या लगा? क्योंकि ये हौथी रिबल्स है ना, वो चाइना जाने वाले शिप्स को निशाना नहीं बना रहे थे। क्यों? क्योंकि हौथी रिबल्स को कौन सपोर्ट करता है? ईरान। और ईरान के साथ चाइना की दोस्ती है, तो हौथी रिबल्स चाइना के शिप्स को कुछ नहीं बोल रहे थे। तो चाइना को लगा यार हमारे शिप्स को तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहा है, हम क्या ही बोले। मतलब क्या हुआ? चाइना अपने इंटरेस्ट ज्यादा देखता है बजाय वर्ल्ड के इंटरेस्ट। चाइना की सोच आज भी छोटी है, वो ग्लोबल पावर बनने वाली चाइना की सोच नहीं है। एक और एग्जांपल देते हैं राइटर कहते हैं देखो जैसे हमास और इजराइल के बीच अभी युद्ध चल रहा है, रोकने की कोशिश कौन करवा रहा है? मीडिएशन चल रही है। इजिप्ट, कतर और यूएसए, ये तीन देश मीडिएशन करवा रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में काफी समय से। लेकिन चाइना का जो स्टैंड है ना, प्रो पैलेस्टीन है, विदाउट क्रिटिसाइजिंग द हमास को चाइना ने क्रिटिसाइज नहीं किया और प्रो पैलेस्टीन चाइना का स्टैंड है। लेकिन देखो कहीं भी चाइना ने कोई कोशिश नहीं की कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक पीस एस्टैब्लिश करवाने के लिए कोई रोल प्ले किया जाए, कुछ भी नहीं। इवन देखो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में चाइना ने मीडिएशन करवाया ना, वो भी ऐसा नहीं था कि चाइना दोनों के पास गया। दोनों देश खुद अपने रिलेशंस नॉर्मल करना चाहते थे, लेकिन ईरान ने कहा कि हम चाइना के थ्रू जाएंगे, तो सऊदी अरेबिया ने कहा ठीक है, हमारे रिश्ते भी चाइना के साथ अच्छे हैं। तो दोनों देश एक न्यूट्रल सा प्लेस चाहते थे और चाइना ने इनको ये प्लेस प्रोवाइड किया। दोनों देश यूएसए को एक सिग्नल भी देना चाहते थे कि देखो
हमारे पास और भी मेजर कंट्री है। ऐसा नहीं कि चाइना ने इन देशों के बीच में मीडिएशन करवाने में भी कोई बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया था। नहीं, ये दोनों देशों को एक न्यूट्रल सा प्लेस चाहिए था, वो इनको मिल गया चाइना के रूप में। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं, जो बात पहले बोली ना, सुपर पावर बनने के लिए ना पहली चीज कैपेबिलिटी चाहिए, दूसरी चीज विल पावर चाहिए। पहली चीज पे तो चाइना चलो काम कर रहा है, गैप अभी भी चाइना और यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा कम है। लेकिन दूसरी चीज तो चाइना के पास में बिल्कुल नहीं है, विल पावर नहीं है। सिर्फ पीस प्रपोजल देने से और अपने आप को वेस्ट डोमिनेटेड ऑर्डर का अल्टरनेटिव बताने से काम नहीं चलेगा। आपको पैसों के अलावा भी, चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करता है, इकोनॉमिक लिवरेज है। लेकिन इकोनॉमिक लिवरेज के अलावा आपको देखो मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ सकता है, मिलिट्रीली भी दूसरे देशों की हेल्प करनी पड़ सकती है। यूएसए जैसे करता है, यूएसए के इतने सारे मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, चाइना के अभी बहुत कम है। जिबूती में है, इसके अलावा होगा शायद एक आधा, पता नहीं मुझे। जिबूती में तो है चाइना का मिलिट्री बेस, लेकिन यूएसए के इतने सारे मिलिट्री बेस है जहां पे यूएसए की फोर्सेस तैनात हैं। क्या चाइना इस प्रकार की चीजें करने के लिए तैयार है? अभी देखो दिखता नहीं है जमीन पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद आज का नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में टीबी कंट्रोल से संबंधित है। सिलेबस की बात करें तो आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 24 मार्च को ना वर्ल्ड टीबी डे था, इसी वजह से ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बल्कि भारत में आज भी टीबी जो है एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, जो देखो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। टीबी के केसेस जो हैं कम तो हो रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा कम है। तो आर्टिकल में कहा जाता है, हमें देखो केयर प्रोवाइड करने का पूरा जो पैराडाइम है ना, उसे चेंज करने की आवश्यकता है। अभी ना आमतौर पे ना ये माना जाता है कि टीबी जस्ट ए मेडिकल प्रॉब्लम और इसका सिर्फ एक मेडिकल सॉल्यूशन है, बैक्टीरिया से छुटकारा पाना है। लेकिन राइटर कहते हैं भैया ऐसा नहीं है। जो लोग टीबी फेस करते हैं ना, वो देखो सोशली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट मेडिकल प्रॉब्लम। सरकार को क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने टीबी से सफर किया है ना, जो अब ठीक हो गए हैं, उनकी बात सुननी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब उनको टीबी था, और उसी प्रकार से फिर टीबी पेशेंट्स की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। टीबी पेशेंट्स को जो चीजें चाहिए उन पे सरकार का फोकस होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोशल प्रॉब्लम देखो, जैसे टीबी के साथ में ना स्टिग्मा बहुत अटैच है। टीबी पेशेंट्स को बहुत बार समाज में आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है, वर्क प्लेसेस पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा वो टीबी पेशेंट्स जो ठीक हो गए ना, उनका कहना है हमें ना न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज वो फेस करते हैं जब उनको टीबी हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स टीबी पेशेंट्स फेस करते हैं। सरकार को इन सभी प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहली चीज पता क्या है? सबसे पहली चीज है, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है टीबी से? मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग, जो गरीब लोग हैं या फिर दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। सबसे पहले सरकार ये करे, रूरल एरियाज में ना अच्छे टेस्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध करवाए, ताकि शुरुआती एज में ही पता लग सके, शुरुआती स्टेज में ही पता लग सके कि कोई पेशेंट टीबी से सफर कर रहे हैं। देर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, फिर सरकार हर जगह ना अच्छी मेडिसिन उपलब्ध करवाए अफोर्डेबल दामों में। नेक्स्ट, सरकार ना अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। जो लोग टीबी से सफर हो गए हैं, मतलब जिनको टीबी हो गया है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, और सरकार कर भी रही है अपनी कुछ स्कीम्स के माध्यम से। जैसे सरकार एक फिक्स अमाउंट दे देती है। स्कीम का नाम है निक्षय पोषण योजना। इस स्कीम के अंतर्गत ना सरकार कहती है हम आपको ना 500 रुपए दे देंगे, क्योंकि ना टीबी पेशेंट्स को ना अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सरकार कहती है कि हम आपको 500 रुपए पर महीना देंगे, आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए। समझ गए? इसके अलावा देखो, अगर टीबी पेशेंट्स के पास में प्रॉपर एयर वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन की सुविधा है ना घर में, मतलब हवा आसानी से आ जा रही है बढ़िया से, यह चीज भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है टीबी को प्रिवेंट करने में। सरकार टीबी से संबंधित जो भी मिथ हैं
उसको एड्रेस कर सकती है, ताकि समाज में जो स्टिग्मा अटैच होता है टीबी पेशेंट्स के साथ, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होना बंद हो। इसके अलावा देखो, जो फ्रंटलाइन टीबी वर्कर्स हैं, जो टीबी पेशेंट्स का इलाज करने में मदद करते हैं, उनको इंपावर किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सप्लाई चेन्स को मजबूत करना, मतलब कि टीबी से संबंधित मेडिसिन, टेस्टिंग फैसिलिटीज आसानी से उपलब्ध हो, जैसे मैंने आपको बताया। लोकल कम्युनिटीज को इंपावर करना, डिसेंट्रलाइज टीबी सर्विसेज, मतलब देखो लोकल जगह पर ही इलाज हो जाए। ऐसा नहीं कि दूर दराज का पेशेंट है, उसे 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है इलाज करवाने के लिए, वो जाएगा ही नहीं, वो छोड़ देगा कि यार इतना दूर कौन जाए। डिसेंट्रलाइज्ड टीबी सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए, लोगों को अपने लोकल एरियाज में टीबी सर्विसेज उपलब्ध होनी चाहिए। लास्ट में राइटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कैसे देखो, नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस का सहारा लिया जा सकता है टीबी के इलाज में। टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल देखो हर एक स्टेज में, जैसे बेटर टेस्ट फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए, इवन सर्विलियंस के लिए। बहुत लोग होते हैं टीबी पेशेंट्स जो इलाज को बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको फॉलोअप करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटर रिसर्च करके बेटर वैक्सीन डेवलप की जा सकती हैं। टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है टीबी को खत्म करने में। यहां पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखो, कंक्लूजन में वही बात बोली जाती है, आप पर्सन सेंटर्ड केयर पे फोकस करो, लोगों को फोकस में रखो केयर प्रोवाइड करते वक्त कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। सिर्फ एक मेडिकल एस्पेक्ट पे फोकस ना करो। जो टीबी पेशेंट्स हैं उनकी इंटीग्रेटेड केयर पे फोकस करो, जिसमें बाकी डायमेंशन भी आते हैं, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। उन सभी डायमेंशंस पे भी आप फोकस करो, बजाय सिर्फ मेडिकल डायमेंशन पे फोकस करने के। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, देश में ईस्ट और वेस्ट के बीच में डिवाइड से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जहां जीएस पेपर 2 के फेडरलिज्म से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, इवन देखो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो वर्ल्ड में ना 1929 में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन। उस समय ना एक कंसेप्ट काफी ज्यादा फेमस हुआ था, बेगर दाई नेबर। क्या है ये कंसेप्ट? फॉर एग्जाम्पल, दो देश हैं ए बी। ए देश ने ना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया। अब करेंसी की वैल्यू कम हो गई। आपको पता है करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उस देश का एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। जैसे देखो हमारी रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम होती है ना, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पहले मान लीजिए $1 की वैल्यू 60 रुपये थी, अब मान लीजिए $1 की वैल्यू 80 रुपये हो गई, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा ना। पहले कोई एक्सपोर्टर हमारे देश में $1 में 60 पेन भेज पा रहा था, लेकिन अब $1 में 80 पेन भेज पाएगा, तो ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। यूएसए वालों को लगेगा यार इस देश से मंगाते हैं क्योंकि हम $1 में ज्यादा पेन मंगवा पा रहे हैं इंडिया से, इसलिए इंडिया से पेन ज्यादा खरीदते हैं। तो फिर से आते हैं पॉइंट पे, ए और बी दो देश। ए ने मान लीजिए अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, तो ए देश का ना बी देश में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन इसका नुकसान ना बी देश को होगा। बी देश में ज्यादा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ए देश से। जहां ए देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, बी देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो बेगर थाई नेबर कंसेप्ट का मतलब यह है, आप ग्रो कर रहे हो लेकिन किसी दूसरे देश का नुकसान करके। इस केस में ए देश ग्रो कर रहा है दूसरे देश बी का नुकसान करके। आज देखो ये आर्ग्यूमेंट हमारे देश में साउदर्न पार्ट के कई पॉलिटिशियंस के द्वारा दिया जाता है। जैसे देखो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली में ना साउदर्न पार्ट के कई लीडर्स दिल्ली में इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज के अगेंस्ट। वो कहते हैं हम ना, साउथ इंडिया के स्टेट्स कहते हैं हम सेंट्रल टैक्स पूल में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बदले में हमें मिल कम रहा है सेंट्रल टैक्स पूल से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर्नाटक कहता है कि हम जीडीपी में 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं तो बदले में हमें सिर्फ 13 रुपए मिलते हैं, जबकि यूपी अगर जीडीपी में 100 रुपए कंट्रीब्यूट करता है तो यूपी को 333 रुपए मिलते हैं। साउदर्न पार्ट के लीडर्स का कहना है, कई लीडर्स का, कि ना फाइनेंस कमीशन जिस प्रकार से रिकमेंडेशंस देता है वो रिकमेंडेशंस बहुत बार ना
नॉर्दर्न पार्ट के पक्ष में होती हैं। जैसे देखो 15th फाइनेंस कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दी कि ना विभिन्न राज्यों के बीच में पैसा डिवाइड करते वक्त 2011 के पॉपुलेशन ये एक फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो साउथ इंडिया के स्टेट्स ने बोला कि भैया हमने तो बहुत मेहनत से अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है, 2011 आते आते तो हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। जबकि कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल बिहार ने अच्छा काम नहीं किया है, वहां तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उनको तो ज्यादा पैसा मिलेगा। ये तो वही बात हो गई, जो स्टेट मेहनत करके चीजें ठीक कर रहा है उसको आप इनाम देने के बजाय उसको पनिश कर रहे हो। लेकिन देखो, आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे ईस्ट वेस्ट डिवाइड डिस्कस करेंगे, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड क्यों डिस्कस करना आपने स्टार्ट कर दिया? देखो, ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहता था कि आज के समय में ना ये आर्गुमेंट्स अब धीरे धीरे फीके पड़ रहे हैं साउदर्न पार्ट के लीडर्स के, क्योंकि देखो अब यूपी जैसे राज्य भी काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। यूपी की पिछले दिनों खबर आई कि यूपी की इकोनॉमी ने तमिलनाडु की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। तो धीरे धीरे सोशल इंडिकेटर्स भी यहां पे इंप्रूव हो रहे हैं, लिटरेसी का लेवल भी इंप्रूव हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो आर्गुमेंट्स है ना साउदर्न पार्ट के, वो अब डाइल्यूट हो जाएंगे। लेकिन एक डिफरेंस अभी भी देखो कवर होना बाकी है, अभी भी डिस्कस होना बाकी है, वो है ईस्ट और वेस्ट के स्टेट्स के बीच में डिफरेंस। समझ गए? ईस्ट में कौन से स्टेट्स आते हैं हमारे देश में? देखो, ईस्ट में ये सारे स्टेट्स आएंगे, उड़ीसा मान लीजिए, झारखंड मान लीजिए, वेस्ट बंगाल मान लीजिए, बिहार मान लीजिए, ये सारे स्टेट्स, इवन बिहार भी आप मान सकते हो। ये सारे जो राज्य हैं वो आते हैं ईस्ट में। और वेस्ट में कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इवन मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य आते हैं वेस्ट में। इन दोनों के बीच में जो डिवाइड है ना वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, आज वेस्टर्न इंडिया जीडीपी में $817 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि ईस्टर्न इंडिया केवल $465 बिलियन देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सोशल इंडिकेटर्स की बात करें जैसे लिटरेसी इत्यादि, यहां पर भी बिहार, झारखंड काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म करने वाले राज्यों में से हैं बिहार, झारखंड। हालांकि देखो, एक हैरानी की बात यह है, अगर हम इतिहास उठा के देखें ना तो हिस्टोरिकली ईस्टर्न इंडिया इवन मॉडर्न टाइम से ही बहुत डेवलप हुआ करता था, इवन वेस्टर्न पार्ट से ज्यादा अमीर हुआ करता था। और देखो ईस्टर्न पार्ट में ना, देश के ईस्टर्न पार्ट में रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जैसे कि मिनरल्स, लैंड काफी ज्यादा फर्टाइल है, मानसून से रेन काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि फिर भी देश का ईस्टर्न पार्ट यानी ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न पार्ट से इतना पीछे क्यों रह गया? क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देखो, ब्रिटिशर्स बंगाल की प्रोस्पेरिटी देख के भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जैसे बॉम्बे में, सूरत में सेटल डाउन होने लगे, क्योंकि वेस्ट से ना उनको यूके अपना देश ज्यादा क्लोज पड़ता था। इससे इंडिया का वेस्ट ज्यादा डेवलप हुआ और वेस्ट को अर्ली स्टार्ट का आज फायदा मिल रहा है। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखिए, मुंबई फाइनेंशियल और कॉमर्शियल हब बन चुका था 1991 के रिफॉर्म्स आते आते। तो उसके बाद तो देखो जब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में रिफॉर्म का फायदा उठाने आई, यानी एफडीआई जब इंडिया में आनी स्टार्ट हुई, तो ना इन्वेस्टर्स उन सिटीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे जो सिटीज ऑलरेडी डेवलप थी, और मुंबई तो ऑलरेडी डेवलप थी, इसलिए मुंबई जैसी सिटीज को ज्यादा फायदा हुआ, इवन एलपीजी रिफॉर्म्स का भी। आज मुंबई अकेला देश की जीडीपी में 6.6% कंट्रीब्यूट करता है। फिर से बोलता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, आज अकेला मुंबई देश की जीडीपी में 6.6% कंट्रीब्यूट करता है। अब दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। देखो, ज्योग्राफिकली ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में इंडिया के पोर्ट्स हैं, बट देखो ईस्टर्न साइड में ना पोर्ट्स ज्यादा डेवलप नहीं हुए ज्यादा अच्छे से। वेस्टर्न साइड में ना
जो पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा बड़े कार्गो को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि ईस्ट के पोर्ट शैलो होते हैं, बड़े कार्गो को हैंडल नहीं कर पाते, बड़े शिप्स आ नहीं पाते देश के ईस्टर्न पार्ट में जो पोर्ट्स हैं। इंडिया का मोस्टली ट्रेड और ऑयल इंपोर्ट जो है वो सब वेस्ट साइड से आता है, जैसे रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी आपने सुना होगा, और कंडेला पोर्ट है अदानी का, यहां से ज्यादा ट्रेड होता है। और इवन देखो मेजर रूट जैसे सुएज कैनल है, और इवन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर जैसे यूएस, यूएई, ये सब भी वेस्ट में है। इसलिए ना इंडिया के वेस्ट के पोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा डेवलप हुए। इवन देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा किसको हुआ, हम हमेशा बात करते हैं हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी को ज्यादा फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, लेकिन कंपेयर करें ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट में तो देखो वेस्टर्न पार्ट को ज्यादा फायदा हुआ एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न पार्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसके बाद है रिसोर्स फैक्टर। ईस्ट इंडिया के पास देखो भले ही ज्यादा रिसोर्स हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, बट देखो ये जो रीजन है ना, यहां पे गवर्नेंस का डेफिसिट काफी देखा जा सकता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कई बार गवर्नमेंट्स में। झारखंड में देखो कितनी बार सरकार गिरी, सरकार फिर से आई, करप्शन काफी ज्यादा। और देखो जो ये रिसोर्स रिच रीजन है ना देश का ईस्टर्न पार्ट, यहां पे ना बहुत ज्यादा माइनिंग और एक्सप्लोटेशन से, रिसोर्स एक्सप्लोटेशन से इन्वायरमेंट पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, जिससे लॉन्ग टर्म में ईस्टर्न स्टेट्स को नुकसान ज्यादा हुआ। और बची कुछ कसर देखो इंडिया की ना आजादी के बाद जो फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी ना, उसने पूरी कर दी। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इस फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी में यह था, जैसे देखो स्टील चाहिए या आयरन चाहिए देश के अलग अलग राज्यों को, तो इस पॉलिसी में यह बोला गया था कि जहां से आयरन मिलेगा, फॉर एग्जांपल उड़ीसा से, वहां से देश के किसी भी राज्य में आयरन को ले जाया जाए, सेम कॉस्ट लगेगी। यह नहीं देखा जाएगा कि उड़ीसा के नजदीक वाले स्टेट को कम कॉस्ट देनी पड़े और साउथ पार्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु इत्यादि, उनको ट्रांसपोर्ट की ज्यादा कॉस्ट देनी पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ्रीट को इक्वलाइज कर दिया गया था ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बट देखो इससे हुआ क्या, कई कंपनीज उन्होंने ना फिर रिसोर्सेज के पास अपने यूनिट स्टैब्लिश करने की नहीं सोची, यूनिट जहां रिसोर्सेज है वहां पे अपना प्लांट लगाने की नहीं सोची, क्योंकि उन्हें लगा कि यार आयरन तो कहीं पे भी आ जाएगा उसी दाम में, तो फिर हम देश के ईस्टर्न पार्ट में जहां पे रिसोर्सेज हैं वहां पे अपना प्लांट क्यों लगाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है ट्राइबल फैक्टर। देश के ईस्टर्न साइड में ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिससे ईस्ट में एलियनेशन ज्यादा हुआ है, मतलब कि नक्सलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देश के ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा हावी रही और वेस्टर्न पार्ट में स्टेबिलिटी रही। अब जहां पे देखो इंटरनल प्रॉब्लम हो, नक्सलिज्म जैसी चीजें हो, वहां पे कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, आप बताइए। समझ गए। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर। ईस्टर्न पार्ट में देखो सोशल इंडिकेटर्स काफी पुअर हैं, जैसे लिटरेसी लेवल, स्किल लेवल। इस वजह से ना माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है ईस्ट टू वेस्ट, या फिर ईस्ट टू साउथ, या फिर ईस्ट टू नॉर्थ। समझ गए। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ईस्ट के डिक्लाइन के लिए। लेकिन देखो अब भारत सरकार इन गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखो आप ये मैप देखिए, मैप में ये दिल्ली है और ना ये एरिया देखिए आप, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, इवन नीचे का भी आप ले सकते हो। इस पूरे एरिया में ना हमारे देश में ज़्यादा बढ़िया सिटीज़ है नहीं। यहाँ पे अगली बढ़िया सिटीज़ बनने वाली हैं। कोलकाता है बेशक, लेकिन देखो कोलकाता भी बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई इनके मुकाबले में काफ़ी पीछे रह गई। तो ये पूरा रीजन जो है ना, इस पूरे रीजन में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। आने वाले समय में बढ़िया सिटीज़ यहाँ पे डेवलप होंगी। जैसे देखो लखनऊ सिटी काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है, लखनऊ सिटी में काफ़ी पोटेंशियल है। कोशिश देखो सरकार की यही होनी चाहिए कि पूरा भारत डेवलप करे। जैसे मोतियों की माला होती है ना, मोतियों की माला में जब एक भी लिंक जो है कमज़ोर रह जाता है ना, तो उससे पूरी माला के टूटने का खतरा हो जाता है।
तो देश के सभी राज्य अच्छे से डेवलप होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई राज्य पीछे छूट जाए। अगर ऐसा होता है तो उसका असर फिर पूरे देश पर देखने को मिलता है। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखो, 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक तो इनइक्वालिटी से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दीजिए pwonlyas.com पे जाके। 250 वर्ड्स में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बढ़िया से आंसर दीजिए। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।